हेलो बच्चों, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट क्लास 10th केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। बच्चों, इन दिस चैप्टर व्हाट वी स्टडी इज़ दैट वी ऑल टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस। हम डायरेक्टली बात करना शुरू करते हैं, बट फॉर नोइंग व्हाट डू वी मीन बाय अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल इक्वेशन इज जस्ट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। अगर मुझे केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना है तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? आई वुड डिफाइन इट एज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज को मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन बाद में देखते हैं, पर पहले तो ये देखें ना कि केमिकल चेंज का मतलब क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड अस। ओके, द चेंजेस आर physical changes and chemical changes. There are two types of changes happening around us, the physical changes and the chemical changes. ठीक है, बुक्स में लिखा हुआ है chemical changes are those changes which are irreversible and physical changes are those changes which are reversible. I would say this is not 100% true. अगर लिखना ही है तो हम लिखेंगे physical changes are those which are generally reversible and chemical changes are those which are generally irreversible, but this is also not the right definition to it. Okay, हम अगर डिफाइन करना है तो मैं ये नहीं कह सकता वो चेंजेस जो इरिवर्सिबल हैं, राइट, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं, एंड बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं जो कि रिवर्सिबल हैं। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन इज फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस in which no change in chemical composition of a substance takes place. This is the main thing. अब इसका मतलब समझाता हूं क्या है। जैसे if I talk about a change मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मैं इस चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो क्या हो रहा है बेटा इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में आइस मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। ओके, पहले फॉर्मूला क्या था इसका? H2, बाद में फॉर्मूला क्या है? H2। तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया? नहीं। ओके, बिकॉज केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो आई वुड से दैट द चेंज इज अ फिजिकल चेंज। ऑन द अदर हैंड, केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस in which change in physical composition of the substance takes place. Those changes in which change in chemical composition of a substance takes place, जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो, वो केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से पढ़ा रहे हैं हमें कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, कंबशन ऑफ फ्यूल में द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम देखते आ रहे हैं वो है कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन गैस CH4 is the major component of CNG, compressed natural gas। ठीक है, जिससे हम गाड़ी भी चलाते हैं, जिसका
नेचुरल जो सोर्स है वो वैसे तो काऊ फार्ट है, ठीक है। काऊ फार्ट अगर आपने स्मेल किया है तो आपने CNG स्मेल कर रखी है बच्चों, ठीक है। तो कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, दिस इज अ केमिकल चेंज। क्लियरली आई कैन सी रिएक्शन से पहले फॉर्मूलाज कुछ और थे, रिएक्शन के बाद फॉर्मूलाज कुछ और हैं। तो ऐसे चेंजेस जिनमें फॉर्मूला चेंज हो इन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और जिनमें फॉर्मूला चेंज ना हो उन्हें बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। Now, how do we identify that a chemical change has happened, या फिर हमें कैसे शक पड़ता है कि कहीं पे कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। What are the indicators of a chemical change, कि क्या चेंजेस हैं जिनसे हमें हिंट लगता है कि हो सकता है यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ होगा। इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल चेंज क्या क्या हैं? चेंज इन कलर, कि किसी चीज का कलर बदल जाए। चेंज इन स्मेल, कि कोई गैस रिलीज हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, देर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शन होते होते हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्शन वेसल का टेम्परेचर ही बढ़ गया, ठीक है, हीट रिलीज हो रही थी। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट? Listen, precipitate is a solid insoluble substance formed during a reaction. Solid insoluble substance formed in a reaction. ठीक है, ये अगर आप लोगों को घर पे ही प्रेसिपिटेट देखना है तो बहुत ही इजी तरीका है बच्चों। थोड़ा हल्का सा माइनर सा रिस्क है, घर वाले आपको पीट वीट सकते हैं, बट वैसे इजी है, ठीक। कि आप घर में आपके दूध पड़ा होगा, ठीक है, नींबू भी पड़ा होगा, दूध में नींबू निचोड़े, पनीर बनेगा, ठीक है। वो जो पनीर होता है, पनीर इज़ अ प्रेसिपिटेट, इट इज़ सॉलिड, इट इज़ इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये मत सोचना कि हम इसी को मिक्सी में वापस डाल के डिज़ोल्व कर देंगे और हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बस पनीर की भुर्जी बनाएं, खाएं, दैट्स इट, ओके। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो जो अगर आप मिल्क लेते हैं उसमें लेमन स्क्वीज करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आप सोचो कि हाँ भाई पनीर बन गया, इसको वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ओके। तो now that we know what is a chemical change and what are the indicators of a chemical change, so let's move on to representation of a chemical change. एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज? बेटा इसी के रिप्रेजेंटेशन को ही तो केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? मैथमेटिकल, जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, अ मैथमेटिकल इक्वेशन। बेटा इक्वेशन वो चीज़ होती है जिसमें हम इक्वेट करते हैं LHS और RHS को, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिले, ठीक है। एक एल्जेब्राइक इक्वेशन होती है, जैसे आप 2x + y = 3 लिख देते हो, दिस इज एन एल्जेब्राइक इक्वेशन जहाँ पे 2x + y दोनों की कुल मिला के वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। अब वैसे ही हम एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में भी एटम्स होंगे, ओके। तो इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन composed of
numbers, chemical formulas, and atomic symbols which is used to represent a chemical change. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, H2 plus O2 gives H2O के आगे 2 लगाएंगे. ठीक है, तो आई कैन सी नंबर्स, आई कैन सी केमिकल फॉर्मूलाज. वाटर का फॉर्मूला H2O होता है. ठीक है, आई कैन सी मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, राइट. तो दिस इज हाउ अ केमिकल इक्वेशन इज रिटन. वन ऑफ द मेन फीचर्स of a chemical equation is that a chemical equation is always balanced. A chemical equation is always balanced. What do you mean by that? Balanced chemical equation है, right? Balancing का क्या मतलब है? See, basically हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वी स्टडीड अ लॉ जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच सेड मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction. Mass before and after a reaction remains constant. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस लॉ को फॉलो करता हूं एंड कोई मुझसे ये कह दे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर बनता है एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस केमिकल चेंज, तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इफ़ यू सी इन दिस रिएक्शन, मान लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है और ऑक्सीजन ऐसा दिखता है. अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो एज पर दिस इक्वेशन H2O बना. बेटा रिएक्ट करते टाइम 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, प्रोडक्ट बना तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है. 1 ऑक्सीजन कहाँ गया भाई? ठीक है, कोई हिसाब नहीं है कि वो 1 ऑक्सीजन कहाँ गया. तो मैं इस इक्वेशन को कहूँगा गलत है. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है. ड्यूरिंग द इक्वेशन मास खत्म कैसे हो गया, जबकि लॉ ही यही कहता था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसमें एक एटम कम है प्रोडक्ट में, ऐसे मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते केमिकल रिएक्शन में. सो दिस इज रॉन्ग. एंड अगर मैं आपको कहूँ कि इस इक्वेशन को करेक्ट करें, बैलेंस करें, और कोई सुपर इंटेलिजेंट बच्चा आए और वो ये कर दे, सर H2 plus O2 H2O, इसको बैलेंस करना है ना. यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन कर देता हूँ. ये लो, कर दी मैंने बैलेंसिंग. ये भी गलत है. ड्यूरिंग बैलेंसिंग we cannot change chemical formula. No changes in chemical formula should be made. केमिकल फॉर्मूला में थोड़ी ना चेंजेस करेंगे यार. मैंने तुम्हें कहा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जिसमें वाटर बनाए वो वाली इक्वेशन बैलेंस करो. तुमने तो इक्वेशन ही बदल दी.
H2O वाटर होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, पानी नहीं होता है। तुमने तो कंपाउंड ही बदल दिया है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। आई सेड कि वो इक्वेशन बैलेंस करो जिसमें वाटर बने, ये नहीं कि अपने मन की कोई इक्वेशन बनाओ। तो ड्यूरिंग बैलेंसिंग व्हाट डू? वी कैन ओनली चेंज द नंबर्स रिटन ओवर हियर, जिन्हें हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 1 एज्यूम कर रहा हूँ, ये इन नंबर्स को बोला जाता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वी कैन ओनली चेंज दीज नंबर्स, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन, लेट्स डू दिस थिंग। अगर मैं ये लिखूं 2H2 plus O2 gives 2H2O, let's see if this makes a sense or not. बेटा 2H2 का मतलब है ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल, O2 का मतलब है ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। 2H2O का मतलब है वाटर के दो मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे दो। अब देखें, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 हैं। तो नाउ आई वुड से इक्वेशन इज बैलेंस। सो बेसिकली बैलेंसिंग में हम क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओनली चेंज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं, वी कैन ओनली चेंज द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एंड नथिंग एल्स, राइट। तो अब एक दो केसेस देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। हाउ डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ये बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पहले से पता है। तो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं बैलेंसिंग के, फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स सी हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग। अगर बैलेंसिंग का इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives magnesium oxide, okay, and hydrogen plus chlorine gives HCl. Sodium sulfate plus barium chloride gives sodium chloride plus barium sulfate. Aluminium plus copper sulfate gives aluminium sulfate plus copper. If I have to balance these equations, what do I do? ठीक है, इन 3-4 इक्वेशंस का एग्जांपल लेके समझते हैं। हैव अ लुक व्हाट डू आई डू इन सच अ सिचुएशन। सबसे पहले आई विल ड्रॉ अ टेबल। एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? मेरे को 2 ही दिख रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं इनको नोट करता हूँ। जैसे एलिमेंट्स अगर मैं देखूँ इस रिएक्शन में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक ही मैग्नीशियम है। रिएक्टेंट्स में एक मैग्नीशियम, प्रोडक्ट में एक मैग्नीशियम, ओके। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2। प्रोडक्ट में कितना है? 1। तो आई कैन क्लियरली सी मैग्नीशियम में गड़बड़ नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन में गड़बड़ थी। मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बराबर थे, ऑक्सीजन नहीं थे।
एंड ऑल आई कैन डू इज़ मैं यहीं के नंबर्स चेंज कर सकता हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही चेंज किए जाते हैं और कुछ नहीं चेंज किया जाता। तो बेटा अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन है, मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, राइट, जिसके लिए मैं यहीं पे ही 2 लिख सकता हूँ, और क्या ऑप्शन है। और अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो मतलब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड के, दोनों में एक एक ऑक्सीजन आएगा, दोनों में एक एक मैग्नीशियम भी तो आएगा। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए कि यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, पर अब मैग्नीशियम बिगड़ गए, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 ही है, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ ना यार, वहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 कर देता हूँ। नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। आई कैन सी कि यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। सो द फाइनल इक्वेशन इज 2 mg plus O2 gives 2 MgO. Easy, right? तो मूविंग फर्दर इसके लिए भी टेबल बनाता हूँ, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। रिएक्टेंट्स में आई कैन सी 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में आई कैन सी 1 ही हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट्स में आई कैन सी 2 क्लोरीन है, प्रोडक्ट में 1 ही है। आई कैन ओनली चेंज द नंबर्स हेयर। क्लियरली प्रोडक्ट में दोनों ही एलिमेंट्स एक एक कम है, यहाँ 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ ना। हाइड्रोजन भी डबल हो जाएंगे और क्लोरीन भी। एक ही मूव में सारी इक्वेशन ही सेट हो गई, तो इक्वेशन इज बैलेंस नाउ, नो इश्यूज। तो फाइनल आंसर इज H2 plus Cl2 gives 2HCl. Equation is balanced, right? Moving further, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। बेटा अगर हमें इस तरीके की इक्वेशंस बैलेंस करनी है तो मेरा सजेशन ये है, आप इसमें एलिमेंट्स को ऐसे ना लिखें, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। रादर देन टेकिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, आप पूरा सल्फेट ही उठा लो, एक SO4, बेरियम और क्लोरीन, ये looks like difficult to balance but is not, is a very easy equation to balance. जब भी ऐसे पॉली एटॉमिक आयन आएगा हम पूरा का पूरा ही उठा लेंगे इसको, ओके। इफ आई सी द रिएक्टेंट देयर आर 2 सोडियम्स, इफ आई सी द प्रोडक्ट देयर इज ओनली 1 सोडियम। रिएक्टेंट में सल्फेट एक ही है, SO4 तो एक ही बार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक बार ही है। बेरियम यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, नॉट एन इशू। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो सल्फेट और बेरियम का पंगा नहीं है, सोडियम और क्लोरीन में है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। सोडियम भी डबल, क्लोरीन भी डबल, इन्हीं का ही तो पंगा था, बाकी 2 तो ऑलरेडी बैलेंस थे, उनको बिना डिस्टर्ब करे ये सब बैलेंस हो गया। द इक्वेशन इज गुड नाउ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, द लास्ट वन, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम दिख रहा है मुझे, कॉपर दिख रहा है, और मैंने कहा था पूरा का पूरा पॉली एटॉमिक आयन एक साथ उठा लेना, सल्फेट। In the reactant I can see 1 aluminium, in the product I can see 2. In the reactant I can see 1 sulfate, in product I can see 3. Reactant में there is 1 copper, in the product also there is 1 copper. अब यहाँ पे गड़बड़ है अच्छी खासी। यहाँ पे अगर बेटा 3 सल्फेट है तो मुझे मिनिमम 3 यहाँ पे भी चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे कॉपर भी 3 गुना हो जाते हैं और मेरे सल्फेट भी 3 गुना हो जाते हैं, ओके, लाइक दिस। इससे सल्फेट तो बैलेंस हो गए, कॉपर बिगड़ गए। कॉपर को लास्ट में सेटल करेंगे क्योंकि उसको सेटल करना ईजी है, ठीक है, तो क्योंकि वो अकेला है, उसके आगे कुछ भी नंबर लिख के उसको बैलेंस किया जा सकता है, नॉट एन इशू। पर अभी भी एल्यूमिनियम तो गड़बड़ है ना,
यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, यहाँ 2, तो मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, राइट। तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए, फाइन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी 2। सल्फेट यहाँ 3, यहाँ भी 3। कॉपर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसको भी सेटल कर लेते हैं यार। यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, क्या इशू है, कोई पंगा नहीं है। तो द होल इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस इज हाउ वी डू बैलेंसिंग देन। आई होप दिस इज गुड टू ऑल, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू नीड एन असाइनमेंट। एनसीईआरटी में इसके मल्टीपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स। So when you watch this lecture, make sure after the lecture you are practicing an assignment. If you need one from my side, contact me, I'll give you one. तो that's it. आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। Once we are done with balancing, अगर बाय चांस कोई पूछ ले कि हम बैलेंसिंग क्यों कर रहे थे, तो once again we come to the basics कि we were balancing chemical equation in order to satisfy the law of conservation of mass. Okay. Moving further, the next topic in the chapter and the most important one is the types of chemical reactions. Types of chemical reactions. Ki what are the types of chemical reactions that we need to study? 5 types of chemical reactions. 1. Combination reactions. The second one is decomposition reactions. The third one is displacement reactions. The fourth one is double displacement reactions. And the fifth one is redox reactions. There are 5 categories of reactions that we need to study. But a combination reaction, very simple, जिसमें 2 चीज़ें कंबाइन करेंगी, A plus B to give AB. Simple, very very simple. Decomposition is the right opposite of combination reaction. जब एक मॉलिक्यूल टूटता है, डिकम्पोज होता है, AB decomposes to A plus B. बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना मतलब जब एक दूसरे की जगह ले ले, ठीक है, एक ने दूसरे को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जैसे उसने आपको किया था, दिल पे नहीं लेना। तो C ने A को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट, बदला, कि अगर C ने A को डिस्प्लेस किया तो A ने भी तो C की जगह ले ली। ओके, डबल, उसने आपको डिस्प्लेस किया, आपने उसको, तो दिस गिव्स CB plus AD. रेडॉक्स रिएक्शन इज अ डिफरेंट लीग ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग देम इनटू डिटेल, लेट्स फर्स्ट डू दिस कि हर रिएक्शन का एक नेचर होगा, नेचर ऑफ रिएक्शन। अ रिएक्शन माइट बी एंडोथर्मिक, माइट बी एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, राइट। एंडोथर्मिक, बेटा एंडो और एक्सो को हम ऐसे याद कर सकते हैं, एंडो कम्स फ्रॉम द वर्ड एंट्री एंड एक्सो कम्स फ्रॉम एग्जिट। और जब भी हम थर्मो, थर्मल, थर्मिक ऐसे किसी वर्ड की बात करते हैं तो हम हीट की ही बात कर रहे होते हैं। ये अभी इस चैप्टर में दोबारा भी आएगा, थर्मो, थर्मल, थर्मिक वाली चीज़,
कि जब भी ऐसी कोई बात हो रही है तो डेफिनेटली हीट के बारे में बात हो रही है। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज सप्लाइड या एंट्री कराई जाती है हीट की, सो दैट वो रिएक्शन हो जाए, अपने आप नहीं हो रहे थे तो हमें हीट देनी पड़ी तब जाके हुए। ओके, रिएक्शंस in which heat is supplied so as to carry out the reaction. जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन कराने के लिए। एक्सोथर्मिक इज द रिएक्शन जिसमें हीट की एग्जिट हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। Reaction in which heat is released during the reaction. बेटा जनरली ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं, सॉरी, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली आर ऑफ एंडोथर्मिक नेचर। इनमें हमेशा हमें एनर्जी देनी ही पड़ती है। बेटा ऑब्वियस सी बात नहीं है कि कोई भी चीज़ तोड़नी हो तो उसमें एनर्जी तो लगेगी। सपोज़ ये पेन है, अगर इस पेन को तोड़ना है बीच से तो मुझे एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, इसको एनर्जी लगा के ही तो तोड़ पाऊंगा, राइट। बिना एनर्जी लगाए थोड़ा ना तोड़ दूंगा। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होते हैं। अब बेटा टूटने का ऑपोजिट होता है जुड़ना। तो जब चीज़ें जुड़ती हैं तो ये रिएक्शंस जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं। दे आर एकम्पनीड बाय लॉस ऑफ एनर्जी, ओके, या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी। तो हर रिएक्शन का एक नेचर होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक, ज़्यादातर रिएक्शंस एंडोथर्मिक ही होते हैं। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करता है, दैट इज नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आंख बंद करके जब भी आपको डीकॉम्पोजिशन दिखे, एंडोथर्मिक मत लिख देना, पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को पूरा। डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट अगर लिखा हुआ है तो दैट इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यस। तो अब एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। Reactions in which two or more substances combine to form a new substance, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, A plus B gives AB। बट इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे सिलेबस में? एक तो बेटा यही है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट गिवन इन दी NCERT कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, अभी हमने ये इक्वेशन बैलेंस भी करी थी, तो मैग्नीशियम रिबन की खास बात यह है, इट बर्न्स विद अ वाइट फ्लेम, ठीक है। तो मैग्नीशियम की जो फ्लेम होती है वो वाइट कलर की होती है। ऑल्सो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिफोर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। इसको हम एक सैंड पेपर से रब करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज मैग्नीशियम है ना बेटा, मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल्स पड़े पड़े कोरोड होते हैं, मेटल्स पड़े पड़े अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर डेवलप कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है, ठीक है। दिस इज टू रिमूव अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जब तक उसके ऊपर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगी तब तक वो ठीक से जलेगा नहीं और वो कंबशन के बीच में अड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वो लेयर हट जाए। टू रिमूव दैट लेयर
हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं यूजिंग अ सैंड पेपर, ओके, एंड देन वी बर्न इट एंड इट प्रोड्यूसेस अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम, ओके। इसके अलावा, ठीक है, देयर इज अनदर एक्सपेरिमेंट जो कि है हमारी ही बुक में, विच इज एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। ठीक है, एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, इसमें क्या है बेटा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्विक लाइम बोलते हैं। आप लोग थोड़े नए ज़माने के हो, शायद लोगों को ना पता हो, ठीक है, घर वालों से पूछ लेना, उन्हें पता होगा। पहले हम वाइट वॉश पे ऐसे अलग से पेंटर वेंटर नहीं बुला लेते थे, घर में ही एक क्विक लाइम लेकर आते थे, चूना लेकर आते थे, बाल्टी में डालते थे, उस बाल्टी में पानी मिलाते थे और थोड़ी देर के लिए उस बाल्टी से दूर ही भाग जाते थे, बिकॉज ये कन्वर्ट होके बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइम। बाल्टी से दूर क्यों भाग रहे थे, बिकॉज दिस प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। रिएक्शन वेसल, वो जो बाल्टी है वो बहुत गर्म हो जाती है। दिस इज़ द केमिकल विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। इसको दीवारों पे लगाया जाता है, अभी भी यूज़ होता है ये। तो इससे हम वाइट वॉशिंग करते हैं, अभी भी करते हैं काफ़ी जगहों पे, राइट। बट इसका एक और यूज़ है बेटा, इसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो यूज टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इससे जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं वो पहले दिन इतना वाइट नहीं लगता, बट ओवर द टाइम 2-3 दिन में वो प्रॉपर वाइट आती है, वो शाइन आने लगती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ओवर द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है एंड इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट कलर का होता है, ओके। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि लैब में अगर हमें टेस्ट करना है कि कहीं पे गैस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो उस गैस को हम लाइम वाटर से पास कर देते हैं। अगर लाइम वाटर वाइट हो जाए, मिल्की हो जाए, दैट मीन्स जो हमने गैस पास करी थी दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो दिस इज ऑल्सो द केमिकल यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। ये तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई कैन क्लियरली सी कि ये और ये दो चीजें मिलकर एक बन गई एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अच्छा, बाय चांस कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है टू आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड, कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं ये जो गैस रिलीज्ड इनटू स्लेग्ड लाइम है, दिस मस्ट नॉट बी इन एक्सेस। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर दोगे तो बेटा ये और ये तीनों आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे। अगर आप का टेस्ट ट्यूब है जिसमें लाइम वाटर था, आपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, वो वाइट हो गया, आप रुक ही नहीं रहे, आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करे जा रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट कर जाएंगे और बना देंगे कैल्शियम बाय कार्बोनेट, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। तो लाइम वाटर में अगर आपने एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया तो वो वाइट नहीं रहेगा, वो कलरलेस हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट में पास करनी है, ओके, राइट। तो दैट इज द पॉइंट, अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। कभी कभी ये पूछते हैं व्हाट आर द observations of this reaction. Beta, during this reaction एक तो heat is produced, secondly bubbles are produced in the reaction mixture. So these are combination reactions that we need to know. Decomposition पे आते हैं. Let's come to decomposition reactions now. This
Decomposition reactions आर रिएक्शंस जिनमें एक मॉलिक्यूल ए बी टाइप का होता है, हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू ए प्लस बी। ओके, तो अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस बेटा तीन तरीके के होते हैं। हम कह रहे हैं ना हम इसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी तीन तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी हम मॉलिक्यूल को हीट दे के ब्रेक डाउन करते हैं, कभी लाइट दे के ब्रेक डाउन करते हैं, और कभी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम हीट दे के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करें, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम मॉलिक्यूल को लाइट दे के ब्रेक डाउन करें तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी दे के ब्रेक डाउन करें तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। दिस थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीन तरीके के डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। एक एक करके पढ़ते हैं तीनों को जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले आते हैं थर्मोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पे। लेट्स कम टू थर्मोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। ये बेटा थर्मोलिटिक डीकॉम्पोजिशन में क्या है, जब हम हीट दे के ब्रेक डाउन करें। फॉर एग्जांपल एक है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। जब हम इनको हीट करेंगे, दे डीकम्पोज टू फॉर्म अ रेड ब्राउन सब्सटेंस, फेरिक ऑक्साइड, along with pungent smelling gases sulfur dioxide and sulfur trioxide। pungent smelling gases होती हैं ये। which have a smell of burning sulfur। कैसी स्मेल होती है बर्निंग सल्फर की? द स्मेल इज जैसे अगर आपने दिवाली के क्रैकर्स को स्मेल किया ही है ऑब्वियसली, इतने पोल्यूशन में तो रहते हैं। ओके, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे हम हीट सप्लाई करें। मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल डाल सकता हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स हीट। ओके, तो जब मैं एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को ड्राई हीटिंग करता हूँ तो इट प्रोड्यूसेस अ रेड ब्राउन सब्सटेंस Fe2O3 along with pungent smelling gases are produced सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा हमारे सिलेबस में है डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स। येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर हम इनको हीट करें लेड नाइट्रेट को, दे प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो अगर आप ये रिएक्शन कैरी आउट करते हो एक टेस्ट ट्यूब में, तो आपको रेड ब्राउन वेपर्स देखने को मिलेंगे NO2 के। यू गेट टू सी रेड ब्राउन कलर वेपर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस। अदर देन दिस देयर इज a reaction for photolytic decomposition। जब हम लाइट सप्लाई करके किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में दो हैं द रिएक्शंस विच वर आल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पुराने ज़माने में। इट इज सिल्वर क्लोराइड, ग्रे कलर का पाउडर, अगर आप सनलाइट में रख दोगे डीकम्पोजेस, सॉरी ये वाइट कलर का पाउडर होता है विच डीकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड विच डीकम्पोजेस टू सिल्वर एंड ब्रोमीन।
तो अगर आपसे कोई पूछे राइट डाउन द रिएक्शन विच वॉज टेकिंग प्लेस इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो दिस इज द रिएक्शन। ये ब्रोमीन वाला लिख देना प्रेफरेबली, बाकी वो भी लिख दोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग फर्दर, द इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करें, फॉर एग्जाम्पल H2O, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ओके, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू वाटर स्प्लिट्स द मॉलिक्यूल इनटू टू पार्ट्स, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ओके, पूछने वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन accumulated is double the volume of oxygen, कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि उसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके 1। इसका आंसर सिंपल सा यही है, बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are produced in a ratio of 2:1. ये सिंपल। इसके अलावा ये प्योर वाटर काफ़ी अनरिएक्टिव होता है, तो टू मेक वाटर रिएक्टिव या फिर आयंस को मोबिलिटी देने के लिए और टू प्रोवाइड ionic mobility, few drops of a dilute acid are added to water before electrolysis। ये इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से पहले, उसमें हम 2-3 ड्रॉप्स एसिड की डाल देते हैं सो दैट थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाए। प्योर वाटर काफ़ी कम रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें कोई एक आके दूसरे की जगह ले लेता है, डिस्प्लेस कर देता है उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, the reactions of this category AB plus C gives CB plus A। इस रिएक्शन की सिर्फ एक ही कंडीशन है, that C must be more reactive than A। कि सिर्फ मोर रिएक्टिव वाला ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर ये लेस रिएक्टिव होता तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता था। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कम रिएक्टिव कौन ज़्यादा रिएक्टिव? बेटा रिएक्टिविटी सीरीज़ है एक, हमें ये याद करनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलता रहे कौन कम रिएक्टिव कौन ज़्यादा रिएक्टिव। देयर इज अ सीरीज in which different metals have been arranged, series in which different metals have been arranged in decreasing order of standard reduction potentials. Sorry, not standard reduction potential. Sorry, not for you. Decreasing order of reactivity. Direct. Easy. Series in which different metals have been arranged in decreasing order of reactivity. क्या है ये सीरीज? याद कैसे करेंगे हम इस सीरीज को? इस सीरीज को याद करने का तरीका बेटा बहुत ही सिंपल है। एक जुगाड़ समझ लो, निमोनिक्स कह लो। हम एक सीक्वेंस याद करेंगे, that please stop calling me
ओ केयरलेस ज़ीब्रा, I like her calling स्मार्ट गाय। बेटा अगर आप ये याद कर लेते हो तो हो गई रिएक्टिविटी सीरीज याद, बहुत ईजी है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। प्लीज पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनके सिंबल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो मोर रिएक्टिव है ये मोस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव। ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो मोर रिएक्टिव तो लीस्ट रिएक्टिव को लेस रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस कर लेगा, लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिंपल सा रूल है। तो अगर मेरे पास एक कॉपर सल्फेट की एक्वा सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर की होती है और उसमें हम आयरन नेल्स डाल देते हैं, तो कॉपर नीचे है बेटा, आयरन ऊपर है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा अपनी जगह से। ये हमारे एनसीईआरटी में है ये वाली भी एक्टिविटी। पेपर में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन iron nails are added to a blue colored solution of copper sulfate? The copper sulfate solution would turn green in color. बट यही इस कॉपर सल्फेट में अगर हमने आयरन की जगह जिंक डाला होता तो जिंक तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और जल्दी डिस्प्लेस कर देगा इसको। इट वुड हैव प्रोड्यूस्ड अ कलरलेस सॉल्यूशन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। आयरन वाज प्रोड्यूसिंग अ ग्रीन सॉल्यूशन, दिस वुड प्रोड्यूस अ कलरलेस सॉल्यूशन। The fourth category of reactions is the double displacement reactions. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में रिएक्टिविटी सीरीज काम करती है। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई काम नहीं होता है। कई बार बच्चे इसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज लगाने की कोशिश करते हैं। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज वाला काम इज लिमिटेड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ओनली, नथिंग टू डू विद दीज रिएक्शंस। तो क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में? AB plus CD gives AC and BD. Sorry, उल्टा लिख दिया मैंने। C comes with B and A goes with D. Okay, where C takes place of A and A takes place of C, ऐसे कह लो। हमारे सिलेबस में जो रिएक्शंस हैं हम उन्हें बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, जिनमें प्रेसिपिटेट भी बने। दिस डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। इसमें मेन दो एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास, एक तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बैलेंस ही किया था। व्हेन अ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन is made to react with barium chloride solution, it produces sodium chloride
and a white PPT of barium sulfate. This is a white colored precipitate. देखो, इफ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक्वस लिखा है पर यहाँ सॉलिड लिखा है। वैसे तो नमक भी सॉलिड ही होता है, पर नमक इनसॉल्युबल नहीं होता ना, वो पानी में डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। कई कई जगहों पे आप देखोगे ऐसे भी लिखा होगा BaSO4 ऐसे। अगर नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है, इसका भी यही मतलब होता है, सॉलिड PPT। और अगर बाय चांस कभी कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है गैस। ये ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है गैस, नीचे की तरफ लगा हुआ है तो सॉलिड। कुछ नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स एक्वस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में। ऑल्सो देयर इज वन मोर, reacting lead nitrate with potassium iodide produces a yellow PPT of lead iodide. Produces a yellow PPT of lead iodide along with potassium nitrate. Obviously ये सब aqueous है और ये PPT है। डायरेक्ट जो रिएक्शंस मैंने इस लेक्चर में बताए हैं, यही है स्पेसिफिक जो हमें याद करने, और इन्हीं के ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ओके, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद Ki? इट इज ऑब्वियसली येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2। या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद aqueous पोटेशियम आयोडाइड? इट प्रोड्यूसेस अ येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड along with potassium nitrate. This. These are the double displacement reactions which we need to study. And the last category and the fifth category of reactions is the redox reactions. बेटा क्या होते हैं redox reactions? Those reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously. ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए। ये रिडॉक्स दो शब्दों के मिलने से बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिडॉक्स। रिएक्शंस इन विच reduction and oxidation takes place साइमल्टेनियसली। ऐसे रिएक्शंस इनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो जाए उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ओके, मतलब क्या है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का? अगर मैं बिल्कुल बेसिक मतलब निकालूं तो रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो अगर मैं इस तरीके के रिएक्शन देखता हूं जो कि टेक्निकली तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस सोडियम gives sodium oxide plus copper. I can clearly see कि कॉपर के पास ऑक्सीजन था बिफोर द रिएक्शन, बट आफ्टर द रिएक्शन कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। आई कैन सी दैट दिस कंपाउंड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है जिसे मैं बोलूँगा रिडक्शन। तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, तो मैं कहूँगा कॉपर ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द सब्सटेंस दैट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड? सोडियम। सोडियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब आ गया। इसे ऑक्सीडेशन कहूंगा क्योंकि इसने तो ऑक्सीजन गेन किया ना, राइट? पहले ऑक्सीजन नहीं था इसके पास, बाद में आ गया। तो टेक्निकली व्हाट यू कैन से इज कि यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफर हुआ। दिस कैन बी सेड। तो अगर कोई मुझसे पूछे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो मैं कहूँगा सोडियम। कोई पूछे सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो मैं कहूँगा कॉपर ऑक्साइड। ये
पर लोग यहीं तक नहीं पूछते ना, इसके आगे भी पूछ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था और रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? बेटा जब पैसों की ट्रांजैक्शन होती है, एक बंदा दूसरे को पैसे देता है, ठीक है, मान लेते हैं इसने इसको पैसे दिए, ये अमीर हुआ, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो इसने इसको ऑक्सीजन दिया, ऐसे ही समझ लो, ये अमीर हुआ, पर इसने इसको दे दिया ना, इसको अमीर करने वाला खुद तो रिड्यूस हुआ, राइट? जो दूसरों को अमीर बना रहा है वो खुद तो गरीब हो रहा है। अगर ये अपने पैसे उठा के इसको दे रहा है, इसको तो बेटर कर रहा है, लेकिन इसके अपने पैसे भी तो कम हो रहे हैं, राइट? तो इसने इसको पैसे दिए, इसके पैसे तो बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पैसे कम हुए। कॉपर ऑक्साइड ने इसको ऑक्सीजन दिया, राइट? इसको ऑक्सीडाइज कराया, लेकिन अपना ऑक्सीजन चला गया ना, फिर ऐसा थोड़ी है उसको भी दे देगा अपने पास भी रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन उठा के इसको दे दिया, अपना तो चला गया ना, खुद तो रिड्यूस हो गया, पर इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, दूसरों को वही ऑक्सीडाइज करता है जो खुद रिड्यूस होता है, ओके? और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कराने वाला कौन है? ये इसी ने तो खींचा उससे ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो गया। तो ये जो चार चीज़ें पूछी जाती हैं, इन चारों का आंसर यहीं पे ही होता है, इन्हीं दोनों में से ही होता है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। दिस इज redox reaction, and this is the end of this chapter. Thank you.